और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, चीन की हालत ठीक नहीं है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन दिनों संकट से गुजर रही है। हाल ही में कमजोर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा ने बताया कि चीन पर कोरोना की मार बहुत बुरी पड़ी और लाख दावों के बावजूद वहां पोस्ट कोविड रिकवरी पर बड़ा संकट है। ऐसे माहौल में अब वहां डिफ्लेशन की मार पड़ चुकी है। अब ये डिफ्लेशन यानी एग्जैक्टली होता क्या है? डिफ्लेशन सामान्य भाषा में अगर आप समझें तो ये इन्फ्लेशन का उल्टा हो गया। डिफ्लेशन में महंगाई घटती है, इन्फ्लेशन में बढ़ती है, डिफ्लेशन में घट जाती है और वो भी तेजी से घटती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको और आगे समझाएंगे विस्तार से, लेकिन चीन के संकट की गहराई नापने की जरा कोशिश करते हैं। पहले चीन में दरअसल उत्पादों के दाम बड़े तेजी से गिर रहे हैं। 2021 से अब तक चीन में कंज्यूमर प्राइस और प्रोड्यूसर प्राइस दोनों कम हुए हैं। कारण है लगातार घटती हुई डिमांड, और इस घटती हुई डिमांड को दुनिया में डिफ्लेशन के नाम से जाना जा रहा है जो चीन में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो वहां के हैं, उनके मुताबिक चीन का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, पिछले साल के मुताबिक इस साल जुलाई में 0.3% तक गिर गया। और यही नहीं, जो थोक महंगाई दर है उसमें भी लगातार 10वें महीने गिरावट देखी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अर्थशास्त्रियों ने जो प्रिडिक्ट की थी वो 4.1 थी, लेकिन उससे ज्यादा गिर गया, 4.4 गिर गया। ये बड़ी समस्या वहां पर पैदा हो गई है। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने भी अब वहां की अर्थव्यवस्था में 0.4% की गिरावट की बात कही थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि महंगाई में गिरावट को तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। बिल्कुल अच्छा संकेत होता है महंगाई का कंट्रोल में आना या महंगाई का गिरना, लेकिन उसका एक फ्लो होता है, उसकी एक कहानी है, फिलॉसफी है। चीजों के दाम अगर इतने सस्ते हो जाएं, इतने अनयूजुअल तरीके से गिरने लगे कि उसका बिजनेस पर असर पड़ जाए, या कारोबार में जो मार्जिन्स होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स, वो सिकुड़ने लगे, स्क्वीज होने लग जाएं, तो उल्टा अर्थव्यवस्था के लिए ही घातक साबित होने लगता है। और यही कहलाता है डिफ्लेशन, और चीन में यही हो रहा है। अब इसके जरा कारणों को भी समझिए। दरअसल हुआ यह कि जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी, तब चीन के कारोबारियों ने जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग की, बहुत सारे उत्पाद बनाए, बहुत सारी मात्रा में बनाए और स्टॉक कर दिया। उनको यह लगा कि जब दुनिया ओपन अप होगी तो चीन को खरीदार खूब मिलेंगे और जबरदस्त सेल होगी। ऊपर से चीन खुद की कोरोना की एक जबरदस्त लहर में जब आ गया, तो तब जाकर वहां पर समझ में आया कि हो क्या गया उनके साथ। वहां ये सारा माल खपने की स्थिति में ही नहीं है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा है, खरीदार कम, और सप्लाई और डिमांड में अंतर बढ़ने से वहां डिफ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई। चीन के लोग सामान पर पैसा कम खर्च कर रहे हैं, जिससे मांग में तेजी से कमी आई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल में पहली बार चीन में महंगाई में इतनी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। कमजोर मांग के कारण इसी साल की शुरुआत में डिफ्लेशन की सुगबुगाहट होने लगी थी। यही नहीं, चीन के निर्माताओं की ओर से ली जाने वाली जो कीमत होती है ना, इन्हें फैक्ट्री गेट प्राइस कहा जाता है, वो भी लगातार गिर रही है। और चीन की दिक्कत यह है कि वहां सख्त कोविड रूल्स से इकोनॉमी को उबारने के लिए सरकार ने अपना खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, और चीन में कर्ज की समस्या पैदा हो गई थी। अब डिफ्लेशन के कारण कर्ज का संकट और गहराएगा, ये बात जानकार कह रहे हैं। कमाई के साधनों पर भी संकट है। अभी मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सालाना आधार पर जुलाई महीने में चीन का एक्सपोर्ट 14.5% गिर गया, इंपोर्ट में भी 12.5% की गिरावट रही। अब ये जो कमजोर ट्रेड डेटा हैं, ये बताते हैं कि देश के आर्थिक हालात आने वाले कुछ महीने में और खराब रहेंगे। चीन अपने सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रांडे के लगभग कोलैप्स के बाद वहां प्रॉपर्टी मार्केट का संकट भी पहले से ही झेल रहा है। और इन तमाम संकटों के बीच में चीनी सरकार ये बार बार जताने की कोशिश करती रही कि सब कुछ ठीक ठाक है, कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, लेकिन अभी तक उसने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। ऐसे में निवेशकों और अपने घरेलू कंज्यूमर्स में भरोसा पैदा करना चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब सवाल यह भी है कि क्या चीन का डिफ्लेशन संकट का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में बिकने वाले सामानों का एक बड़ा हिस्सा चीन से उत्पादित होता है। तो वहां पर क्या क्या असर पड़ेगा, किस तरह के
असर हमको देखने को मिलेंगे और कितना गहरा है ये डिफ्लेशन संकट चीन का, इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ मौजूद हैं। अजय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। सर, ये डिफ्लेशन का वायरस बाकी देशों को तो संक्रमित नहीं करेगा? देखिए, बाकी देशों में तो इन्फ्लेशन है बहुत तेज, तो चीन का जो डिफ्लेशन है वो चिंताजनक जरूर है। और इससे क्या हो रहा है दीपक जी, के कीमतें कम हो रही हैं बाकी देशों में, क्योंकि जैसे आपने कहा चीन फैक्ट्री है दुनिया की और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया को सप्लाई करने का। तो चीन में जो कीमतें कम हो रही हैं, अब 10 महीनों से इनकी होलसेल की कीमतें कम हो रही हैं। जो आपने फैक्ट्री गेट प्राइसेस बोली, होलसेल इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, वो 10 महीने से नेगेटिव है। इस महीने 4.4% साल दर साल कीमतें गिरी हैं और अब कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी नेगेटिव में आ गया है। अब इसका दुनिया पर क्या इम्प्लीकेशन है? एक तो है कि आपको माल सस्ता मिलेगा। जिस माल की कीमत 100 रुपए थी, वो अब आज के दिन में 96 रुपए पे मिल रहा है। ऐसे बड़ा बड़ा अगर सोचे, बिग पिक्चर अगर सोचे, तो और दूसरा पॉइंट क्लियर है कि डिमांड कम है दुनिया भर में, सप्लाई ज्यादा है। जैसे आपने कहा, इन्वेंट्री बहुत बढ़ाया था चीन ने और उतनी लागत हो नहीं रही है। सप्लाई चेन्स के चलते जो रिटेलर 2021 और 2022 के दूसरे तीसरे तिमाही में स्टॉकअप कर लेते थे कि जब फेस्टिव सीजन आएगा हमारे पास माल होना चाहिए, उस तरह की लागत अब नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 2 सालों में उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा जब अंतिम डिमांड इतनी तेज नहीं आई। तीसरा जो हमें देखना है कि ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। विशियस हम क्यों कहते हैं? कि ये गड़बड़ का सर्कल है कि आप की कीमतें गिरी, इसलिए आपने उत्पादन कम किया। उत्पादन कम किया तो जो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है उसकी खपत और कम हुई, उसकी कीमतें और नीचे आई और ये फिर एक पूरा विशेष सर्कल बन जाता है। तो कमोडिटीज, मेटल्स हो, तेल हो, उनके सामने ये प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मेटल्स सरकारी मेटल्स नहीं बनते, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया भर में और बहुत विस्तृत कंपनियां हैं। अब तेल में सऊदी और रशिया ने हाथ रोक लिया है। लगभग 50 लाख बैरल दिन के कम उत्पादन हो रही है, तो तेल की कीमत इन्होंने बढ़ा दी जियोपॉलिटिक्स से और एक्चुअल कट से। बट खपत कम है दीपक जी, और मेटल्स पे हम इसकी आंच आते देख रहे हैं, तो ये कमोडिटीज के ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाइनीज गुड्स अगर फ्लड हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में, तो स्वाभाविक रूप से जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं अदर दूसरी कंट्रीज के, उन पर एक दबाव तो आना स्वाभाविक ही है, विशेष सर्किल जो बन जाएगा। लेकिन सर, कहते हैं आपदा में अवसर। चीन की ये आपदा भारत के लिए कोई अवसर देख रहे हैं आप? देखिए, ये अब अभी भी मैं कहूँगा मंत्रणा बिल्कुल कॉन्सेंसस में नहीं आई। लोग अभी भी डाइवर्जेंट हैं। कुछ कह रहे हैं कि चीन सक्षम है और एक स्टिमुलस लेके आएंगे इस तिमाही में, सितंबर से पहले शायद स्टिमुलस आ जाएगा। पॉलिट ब्यूरो की जो मीटिंग हुई उससे बहुत हमें आशाएं थी, बट आशा के विपरीत रहे। बहुत कम, ज्यादा उन्होंने वही कड़ी निंदा हम करते हैं उस तरह के बयान दिए, बट ऑन द ग्राउंड कुछ ज्यादा नहीं किया उन्होंने स्टिमुलेट इकोनॉमी को। तो कुछ विशेषज्ञ यही सोच रहे हैं कि चीन स्टिमुलस कर देगा। कुछ जो हैं जिन्होंने जापान को स्टडी किया है 1980 के दशक में, जब जापान पीक हो गया था और फिर 30 साल वो इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे चली, बोल रहे हैं जापानिफिकेशन ऑफ चीन हो रहा है कि चीन भी जापान की तरह एक बैलेंस शीट रिसेशन, हम इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं बैलेंस शीट रिसेशन, उसका बहुत छोटा एक मायना है। आपके पास 100 रुपए की चीज है, वो चीज अभी 95 रुपए पे आ गई, आप और कंजम्पशन और लोन लेना बंद कर देते हैं, आप अपनी बैलेंस शीट संभालने में लग जाते हैं। ये घरेलू निवेशकों के लिए भी लागू हो जाता है, कंपनियों के भी लागू हो जाता है, सरकारों के भी। तो कह रहे हैं कि जापान जैसे बैलेंस शीट रिसेशन 1990-91 से शुरू हुआ और अभी तक चलता जा रहा है, उस तरह का बैलेंस शीट रिसेशन ना चीन में आ जाए।
एक और चीज है, वैसे अगर आप ऑफिशियल आंकड़े देखें तो 283% है चीन का डेट टू जीडीपी हम देखते हैं। तो सारा चीन का डेट अगर आप मिला लें, घरेलू डेट, हाउसहोल्ड्स का, कंपनियों का, सरकारों का, तो 283% है उनके जीडीपी का। वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, 20-20 की तरह का आंकड़ा बन जाता है। बट सरकार का डेट 100 से कम है। बट इसमें जो पेचीदा थिंग है, जो ऑफ बैलेंस शीट है, वो लोकल सिटी लेवल, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे जो इन्होंने लोग उठाते थे पैसा, ये इनके शहर जो उठाते थे, और ज्यादातर वो शैडो बैंकिंग में आता है। तो वो बैंकिंग से नहीं उठाया, उन्होंने स्ट्रेट वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट जारी किए। भाई बहुत अच्छे आप रिटर्न मिल रहे हैं, और तो चेंगडू शहर का, शंघाई शहर का, या शंघाई के इस ब्रिज का ये बॉन्ड है, ये आप खरीद लीजिए। और इसमें केवल घरेलू निवेशक ही नहीं, विदेशी निवेशक भी फंसे हुए हैं। ये कहीं काउंटिंग में नहीं है, इसकी गणना नहीं हुई है दीपक जी, और वहां पे थोड़े डिफॉल्ट शुरू हो रहे हैं। वो अगर डिफॉल्ट हुआ तो बहुत बड़ा एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि चीन के अंदर विश्व का $15 ट्रिलियन से ज्यादा लगा। मैं एग्जैक्टली सर, मैं सेपरेटली यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर वहां पर सिचुएशन और खराब होती है, पहले तो ये बताएं कि चाइना में कितना मादा है, कितनी ताकत है कि वो बाउंस बैक करे और ट्रैक पे आए। नंबर 1, ट्रैक पे नहीं आया तो फिर भारत के लिए क्या होगा सर? देखिए, लगता है कि आ जाएंगे, और उनके पास सक्षमता है, और नोट छाप सकते हैं। बहुत बुलंद इकोनॉमी है। और एक दूसरी बात यह है, कम्युनिस्ट पार्टी एक सिंगल पार्टी है, जो करना चाहे, डेमोक्रेसी की तरह शोरगुल नहीं होता है, जो करना चाहे कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसको बिगड़ने देंगे। बट ये भाप इतना बड़ा हो गया ना दीपक जी, ये 15 ट्रिलियन का आपने बना दिया है। जैसे रियल एस्टेट में अब 2 साल से गड़बड़ चल रही है इनके रियल एस्टेट में। आप सोचिए, जो अभी अनुमान निकल के आ रहे हैं, 19% साल दर साल रियल एस्टेट की खपत गिर गई। और चीन का बहुत बड़ा हिस्सा उनके जीडीपी का रियल एस्टेट होता है। और दुनिया भर का ये आयरन हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, सीमेंट हो गया, जो चीजें घरों में जाती हैं, उसका एक बहुत बड़ा अंश चीन के रियल एस्टेट से है जुड़ा हुआ। अगर 20% आपका रियल एस्टेट गिरता है साल दर साल, वो जीडीपी कैसे बचेगा? तो मेरे ख्याल से क्षमता है और सक्षमता भी है। पॉलिटिकल विल लैकिंग था, ये अभी भी सोच रहे हैं मार्केट के तौर से ये निकल आएगा, उभर आएगा, वो अभी आते दिखता नहीं है, और ये डिफ्लेशन हो जाता है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हमें समझनी है, मैं एक उदाहरण देता हूं। सोचिए आपका जीडीपी 100 रुपए का है, और आपकी डिफ्लेशन चल रही है, मतलब क्या, नेगेटिव इन्फ्लेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका नॉमिनल जीडीपी जो हम कहते हैं, इन्फ्लेशन को मिला के 105 होता है, और 5% इन्फ्लेशन है, तो आप कह सकते हैं 100 रुपए का मेरा जीडीपी है। इसमें क्या है, आपका नॉमिनल अगर 105 है, तो आपका जो रियल जीडीपी है वो हो जाता है उससे भी बहुत ज्यादा कम। तो अगर आपने इससे क्या होता है, जो डेट टू जीडीपी रेशियो आप बनाते हैं, वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो जहां मेरा 105 के ऊपर चल रहा था वो डेट टू जीडीपी, क्योंकि डिफ्लेशन है, वो जीडीपी जो डिफ्लेटर है वो डिफ्लेशन में चला गया है। थोड़ा पेचीदा टर्म है, आसानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है, सब रेशियो गड़बड़ हो जाते हैं। तो वो फिर कंट्री में निवेश के लाले पड़ सकते हैं। और बहुत बड़ा देश है, दूसरा बड़ा इकोनॉमी है। भारत पे इम्प्लीकेशन, भारत का जो डेट टू जीडीपी है बहुत कम है, हमारा इतना लेवरेज नहीं है। और विदेशी निवेशकों का तो डेट मार्केट में लगभग ना के बराबर है। जो हमारा साइज है इकोनॉमी का, उतना हमारा कुछ है ही नहीं। इसमें $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 15 ट्रिलियन विदेशी निवेश है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा विदेशी निवेश है। हमारा तो कुछ बिलियन डॉलर्स आरबीआई और सेबी मिलके छोड़ते हैं, तो हमारे पे वो रिस्क नहीं है।
उल्टा अगर चीन में गड़बड़ होती है और ग्रोथ स्टॉल करती है तो ग्रोथ ढूंढने की विचार से हम देखेंगे कि यहाँ ज्यादा विदेशी निवेश आएगा। वही हमने देखा, मॉर्गन स्टैनली ने भारत को नंबर 1 इमर्जिंग मार्केट ओवरवेट डाला। पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट निकल के आई, चीन को अंडरवेट किया। यही सब चीजें करते हुए कि जीडीपी कम हो रहा है। इससे जो रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है दीपक जी, कि ये जो कंजम्पशन कम हो रही है उससे क्या होता है, कंपनियों की रेवेन्यू कम होती है। कंपनियों की रेवेन्यू कम होती है, उनका सेंटिमेंट कंज्यूमर की तरफ और बिजनेस सेंटिमेंट बिगड़ता है। वो निवेश नहीं करते, नई फैक्ट्रियां नहीं लगाते, नए लोगों को नहीं लेते। उससे क्या होता है, फिर से नौकरियां कम होती जाती हैं और एक ये विशेष सर्कल, विशेष स्पाइरल बन जाता है डाउनवर्ड्स। अब उससे जूझने के लिए ये कहीं दुष्कर्म ना कर दे ताइवान की तरफ या भारत की तरफ। ये दोनों देश हैं, अब जैसे फिलीपींस को तंग कर रहे हैं ये साउथ चाइना सी में, बट फिलीपींस के साथ यूएस का करार है, फिलीपींस के ऊपर वो आक्रमण नहीं करते। बट ताइवान या भारत के लिए चिंता बढ़ जाती है कि अगर घरेलू मसलों से निजात पाने के लिए और लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये हो सकता है कि कुछ इस तरह का दुष्कर्म कर दे। ये काइल बैस करके हैं एक हेज फंड मैनेजर, जो काफी हम कहते हैं चाइना बेयर हैं। उनका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था पिछले हफ्ते, वो तो कह रहे हैं चाइना जंग की तैयारी में है और ताइवान पे कभी भी करेंगे। आज देखिए तो सबसे बड़ा उन्होंने टेस्टिंग किया कि बहुत सारे उनके विमान भी ताइवान के एयर स्पेस में गए और साथ समुद्री वॉरशिप्स भी, वो भी चाइना ताइवान स्ट्रेट में गए। तो ये देखते जा रहे हैं कहाँ होगा। ये जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है। यूक्रेन के बाद घटा था क्योंकि उन्होंने देखा जिस तरह से पूरी दुनिया मिलके आई कि इतना आसान नहीं होगा। बट अगर घरेलू मसले बहुत बढ़ जाते हैं, डिक्टेटर्स नॉर्मली यही करते हैं ध्यान बटाने के लिए कि बाहर से कोई दुश्मन बना लो, इन्वेंट कर लो और उस पर आक्रमण कर दो। नॉर्मल डेज होते सर, तो मैं आपसे ये जो आपने इतना ट्विस्टिंग मोमेंट लिया है इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, इतना ट्विस्ट, इस पर मैं आगे बढ़ता कि क्या वाकई में चाइना अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। लेकिन मुझे मालूम है आज आपका एक महत्वपूर्ण दिन है, आपको जाना भी है। आपने बहुत टाइट शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला था सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगेन इतनी आसान भाषा में बहुत अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।